गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई है और सभी का आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप दोनों पर स्वागत है। आज की ये क्लास आपको आपके मोबाइल ऐप पर भी प्रोवाइड की जा रही है। आपके मोबाइल ऐप में एक फ़ोल्डर होगा जहाँ पर लिखा होगा GS बाई मंजुल सर। उस फोल्डर में आपको यही सेम क्वालिटी की क्लास आपको आपके एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। तो जितने बच्चों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और उनका ऐप प्रॉपर तरीके से चल रहा है वो ये क्लास जाकर एप्लीकेशन पर अटेंड करें और जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उनके साथ जो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो प्रॉब्लम आप हमसे ज़रूर बतलाइएगा। चलिए, आज हम कई दिनों के बाद कई दिन लेट हुआ, पॉलिटी की क्लास ब्रेक की गई थी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपके लिए कुछ वर्क हो रहा था और उसी वर्क की वजह से क्लासेज ब्रेक की गई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और आधे से ज़्यादा हम लोगों ने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया था। कुल मिला के 39 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग संविधान को बनाए, संविधान की विशेषताओं को पढ़े, संविधान की अनुसूचियों को पढ़े, उसके बाद भाग 1 पढ़ा हमने, भाग 2 पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण पूरे पॉलिटी का भाग 3 पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़ा। फिर उसके बाद हमने भाग 4 में पढ़ा, डीपी स्पीच के बारे में पढ़ा, भाग 4A भी पढ़ा, मौलिक कर्तव्य पढ़ा और फिर हम पहुंच चुके थे भाग 5 पर, जो इंडियन पॉलिटी का दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। भाग होता है भाग 5 और भाग 5 ही हम लोग कई दिनों से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि भाग 5 बहुत बड़ा है, लगभग 100 अनुच्छेद आते हैं भाग 5 के अंतर्गत। आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाता है भाग 5 और वहाँ से हमने बताया था कि अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, संघ की कार्यपालिका के बारे में, संघ की विधायिका के बारे में और संघ की न्यायपालिका के बारे में, जिसमें से हमने कार्यपालिका को समाप्त किया। मैं एक बार सारी पॉलिटी के लेक्चर को रिकॉल करने की कोशिश करता हूं क्योंकि पिछले 10 दिन से पॉलिटी की क्लास नहीं चल पाई थी। और फिर हमने कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ा, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री को पढ़ा, पूरे मंत्रिपरिषद को पढ़ा, महान्यायवादी को पढ़ा। ये थी हमारी कार्यपालिका। और कार्यपालिका जैसे ही समाप्त हुई तो हम पहुंच चुके थे विधायिका पर। और विधायिका में हमने बताया था कि विधायिका के जो संसद होती है आर्टिकल 79 में, ठीक, वहां से हमने संसद शुरू किया और फिर हमने आर्टिकल 81 पढ़ा लोकसभा के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा को, जो हमारे विधायिका का अंतिम भाग होगा। और जैसे ही हम राज्यसभा कंप्लीट करते हैं तो हम बढ़ चलेंगे संघीय न्यायपालिका की तरफ और न्यायपालिका को कंप्लीट करते ही आपका भाग 5 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आज आपको टॉपिक भी दिख रहा होगा राज्यसभा। और आप सबको पता है कि हम अब पर डे आपको डिजिटल क्लास में मिलेंगे, पूरे स्टूडियो में मिलेंगे हम एक और अच्छी क्वालिटी के साथ। अभी तक आप लोग क्लास से कंपेयर करिए, इस क्लास से कंपेयर करिए, कंटेंट आपको और अच्छा मिलेगा, वीडियो क्वालिटी भी आपको और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, एकदम प्योर HD में मिलेगी, वॉइस क्वालिटी अब बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और भी बहुत सारे सेगमेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को जोड़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और पूरी क्लास को एंजॉय करिएगा अगले 1 घंटे तक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज राज्यसभा के बारे में। हेडिंग आप डालिएगा राज्यसभा, आपने हेडिंग डाला होगा राज्यसभा। तो बताइए आप लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन। पहली क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा कि राज्यसभा किस आर्टिकल का भाग है? बताइएगा राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। और राज्यसभा के तमाम और नाम भी हैं, राज्यसभा के कई अन्य नाम हैं, उन नामों की आप लोग क्या बताओगे?
नाम बताओगे कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है और किस आर्टिकल में रखा गया है। राज्यसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है, आपको सबसे पहले बतलाना है वो आर्टिकल जिसमें राज्यसभा को रखा गया है, और फिर राज्यसभा के और क्या नाम हो सकते हैं। राज्यसभा को और किन नामों से जाना जाता है बताइएगा। ठीक, हम आपको कई नाम बताएंगे, कई नए नाम बताएंगे। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में रखा गया है राज्यसभा को। और यदि हम बात करें कि और किस किस नाम से इसे जाना जाता है, तो पहला होता है अपर हाउस। सबसे पहला होता है अपर हाउस, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च सदन। आप सबको पता है हमारी जो लोकसभा होती है उसे हम निम्न सदन कहते हैं, और जो हमारी राज्यसभा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये बात क्लियर है। दूसरा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वीक हाउस कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वीक हाउस कहते हैं। वीक हाउस कहने का मतलब है कि यह कमजोर सेशन होता है, कमजोर हाउस होता है, कमजोर क्या कहते हैं, सभा होती है। कैसे, इसका रीजन ये होता है, आप सबको पता है कि जब कोई विधेयक पास होता है तो विधेयक में जो सबसे ज्यादा भूमिका होती है वो लोकसभा की होती है। सबसे ज्यादा पावर जो होती है वो हमेशा लोकसभा के पास होती है। अब चूंकि लोकसभा ज्यादा पावरफुल हुई, इसीलिए इस सेशन को क्या कहते हैं, इस सभा को, इस हाउस को क्या कहते हैं, वीक हाउस कहते हैं। एक नाम ये होता है। अगला, इसे ही सेकंड हाउस भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, सेकंड हाउस, दूसरी सभा, द्वितीय सभा, क्योंकि पहली सभा कौन सी हुई, लोकसभा हुई। इसे सेकंड हाउस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे ही परमानेंट हाउस कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। आप सबको पता होगा कि यह क्या होती है, अस्थाई सभा होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह सभी का सभा कभी भी भंग नहीं होती, यह कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए ही इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं। अगर अगले नाम की बात करें तो आपके लिए एक नया नाम होगा, और ये क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए ये नाम क्यों आया, काउंसिल मतलब क्या, परिषद। काउंसिल मतलब क्या, परिषद। स्टेट का, राज्यों का परिषद, इसे राज्यों का परिषद भी कहते हैं राज्यसभा को। आपको इतने नाम मिलेंगे, एक तो राज्यसभा हुआ, दूसरा अपर हाउस हुआ, तीसरा वीक हाउस हुआ, तीसरा सेकंड हाउस हुआ, चौथा परमानेंट हाउस हुआ, और पांचवा काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो राज्यों से विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य जाते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, उन्हीं में से चुने जाते हैं, वही चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को, वही चुनते हैं। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ये आपको इतना समझ में आया कि हमने बताया राज्यसभा जो शब्द है ये हमारे आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 में है, और राज्यसभा के अन्य नाम हैं अपर हाउस, वीक हाउस, सेकंड हाउस, परमानेंट हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इतनी बातों को आप लोगों ने नोट किया होगा, और इसके साथ हमने ये भी बताया कि परमानेंट हाउस कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ठीक, क्यों नहीं की जा सकती, याद है आप सबको, राज्यसभा कभी भी भंग क्यों नहीं की जा सकती, क्यों इसे परमानेंट हाउस कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 85 में ये सीधे सीधे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिमूव होते हैं,
और पुनः 1/3 सदस्यों का क्या हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है। भले ही उनका क्या कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आप सबको पता है। मैं आगे बतलाऊंगा कि किस प्रकार से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। आप लोगों ने ये इतना नोट डाउन किया होगा। ठीक, आगे लिखिएगा एक नई हेडिंग और लिखिएगा राज्यसभा में सीटों की स्थिति। जैसे आपने लोकसभा में लिखा था सेम वैसे ही राज्यसभा में सीटों की स्थिति, एक हेडिंग डालिएगा। कहां पर, राज्यसभा में सीटों की स्थिति। हमारे जो अपर हाउस है वहां पर सीटों की स्थिति क्या है, किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, शुरुआत में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, ये आपको यही बतलाना है। ठीक, अब देखिए सीटों की स्थिति का मतलब है कि कुल राज्यसभा में सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं। तो आप सबको पता होगा कि कुल सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं। मैक्सिमम सीटें कहा गया है कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 250 सीट। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 250 सीट होनी चाहिए। अब आप बताओगे, मैंने पहले ही बताया था कि किस वर्ष की जनगणना के आधार पर मैक्सिमम सीटें निर्धारित की गई थी और वो संविधान संशोधन कौन सा था। मैंने क्योंकि लोकसभा में इस बात को बतलाया था, जब मैंने लोकसभा में बताया था कि सीटें निर्धारित की गई थी तो किस जनगणना के आधार पर, और दूसरी बात कौन सा वो संशोधन था, वो कौन सा संविधान संशोधन था और वो कौन सी जनगणना थी, किस वर्ष की जनगणना थी, ये आपको आंसर लिखना है। और ये आप लिखोगे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। वैसे आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इसे थोड़ा करेक्ट भी कराया था तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए। ठीक, मैक्सिमम सीटें रखी गई हैं कितनी, 250, जिसमें से ये कहा गया कि 238 सीटें 238 सीटें आएंगी कहां से, स्टेट से प्लस यूटीज से। 250 में 238 सीटें कहां से आएंगी, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। जबकि 12 सीटें कहां से आएंगी, ये नॉमिनेट होगा, इनका क्या होगा, नॉमिनेशन होगा। और नॉमिनेशन किसके थ्रू होगा, तो नॉमिनेशन होगा बाई प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमने बताया कि जो सीटों की स्थिति है वो मैक्सिमम सीटें रखी गई हैं कितनी, 250, और कहा गया 250 में 238 सीटें कहां से आएंगी, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक, और बाकी जो 12 सीटें होंगी, ये 12 सीटें क्या होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। और मनोनीत किसके द्वारा होंगे, तो वो नॉमिनेशन होगा, मनोनयन होगा किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, आप सबको पता है किस किस क्षेत्र में नॉमिनेशन होता है, तो बहुत आसान सा है। ये नॉमिनेशन अगर पूछा गया किस किस क्षेत्र में होता है, तो पहली चीज, यदि आपने कार्य किया होगा किससे संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, या फिर आपने काम किया होगा कला के क्षेत्र में, या आपने काम किया होगा साहित्य के क्षेत्र में, या फिर आपने काम किया होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अगर आपने इन 4 क्षेत्रों में कार्य किया है और आपका कार्य सराहनीय है और राष्ट्रपति को लगता है कि यह व्यक्ति इस कार्य की वजह से राज्यसभा में आने के योग्य है, तो राष्ट्रपति आपका क्या करेगा, मनोनयन करेगा राज्यसभा की एक सीट के लिए। तो ये हमने बतलाया राष्ट्रपति की राज्यसभा में सीटों की स्थिति के बारे में। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो वो हैं 245। राज्यसभा में वर्तमान में कुल सीटें कितनी हैं, 245 है। ये आपने लिख लिया है, नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, कोशिश करा करिए कि साथ में आप लोग लिखते भी चलो, चीजें और क्लियर होंगी। और जितने भी आपके डाउट आएंगे वो डाउट हम साथ में आपके क्लियर करते चलेंगे। ठीक,
हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा और किस वर्ष की जनगणना के आधार पर मैक्सिमम सीटें लोकसभा और राज्यसभा में निर्धारित की गई थी। ये आपका होमवर्क है जो हमें कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो बहुत खुशी होगी। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान की। हम बात करते हैं किसकी? वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सीटें देखिए, वर्तमान में मैंने बताया कि वर्तमान में जो कुल सीटें हैं, आपसे एक क्वेश्चन यहां पर और पूछेंगे हम, कुल सीटें वर्तमान में कितनी हैं? तो कुल सीटें हैं 245। कुल सीटें कितनी हैं? 245 हैं। कुल सीटें हैं 245। और यदि हम 245 में अगर हम बांटते हैं तो 233 सीटें जाती हैं किसके पास? स्टेट के पास और यूटीज के पास। और जो 12 सीटें बचती हैं वो कहाँ जाती हैं? ये नॉमिनेट होते हैं, मतलब मनोनयन होते हैं, मनोनीत किया जाता है इन्हें। 12 सीटें क्या होती हैं? मनोनीत होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? तो आप सबको पता है किसके द्वारा होती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, एक क्वेश्चन ये हुआ। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए भैया कि राज्यों में कितना होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैक्सिमम किस राज्य में है या मिनिमम किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन से यूटीज हैं, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सीटें होती हैं, जहां पर सीटें होंगी राज्यसभा की, ये भी आपको जानने का पूरा हक है और जानना भी आपको चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों ने नोट किया होगा। अब देखिए 233 की अगर बात करें तो 233 में जानिए, अगर हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, ये सब आपको पता होगा 12 सीटें, लेकिन हम 233 को ब्रेक कर रहे हैं राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। देखिएगा 233 में 229 सीट जाती है किसके पास? स्टेट के पास, मतलब राज्यों के पास। ठीक, और कुल मिला के 4 सीटें कहां जाती हैं? 4 सीट जाती है यूटीज के पास, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के पास। और यदि हम राज्यों में बात करें कि सर्वाधिक सीटें किसके पास हैं, यदि हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में अगर हम सर्वाधिक सीटों की बात करें तो ये किसके पास होता है? ये होता है यूपी के पास। सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास हैं। और वो कितनी हैं? 31 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें किसके पास हैं? यूपी के पास। और वो कितनी है? 31 सीट है। दूसरा होता है किसका? महाराष्ट्र का। दूसरा होता है महाराष्ट्र का। तीसरा होता है तमिलनाडु का। दूसरा अगर आप लिखोगे तो किसका होगा? महाराष्ट्र का होगा, एमएच लिख रहे हैं। और तीसरा होता है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का। तीसरा होगा किसका? हमने बताया मध्य प्रदेश का होगा, 19 सीटें कुल इसके पास होती हैं। और फिर होता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पास सीटें हैं टोटल 16। तमिलनाडु के पास कुल कितनी सीटें हैं? 18 सीटें लिखिएगा। तमिलनाडु के पास कुल कितनी सीटें हैं? 18। ये हुआ तमिलनाडु की स्थिति। ठीक, तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके पास राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। लेकिन अगर पूछा गया सबसे कम राज्यसभा की सीट किस राज्य में है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सबसे कम राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो आप ये जानिए आपका आंसर एक लाइन में होगा, जिसे आप सेंटेंस में लिखिएगा। आप एक लाइन में एक बात याद कर लीजिए, और ये आपको लाइन याद करना है कि असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं
उन सब में राज्यसभा की केवल 1 सीटें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर बाकी राज्यों में 1 सीटें हैं तथा गोवा में भी राज्यसभा की एकमात्र सीट है। आपको यही सेंटेंस लिखना है। मतलब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब ऐसे राज्य हैं, मेघालय ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल 1 राज्यसभा की सीट है। और पूर्वोत्तर राज्य में एक ऐसा राज्य है जिस पर 1 से ज्यादा सीट है और सीट है टोटल 7, और वो कहां पर है? असम में है। तो आप एक सेंटेंस लिखिएगा, आप सेंटेंस लिखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर कम सीट में लिखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में मिनिमम सीटों की बात कर रहे हैं। ये क्या था? ये मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम सीट है, लेकिन अभी के लिए हम इसे इरेज करें अगर, और बतलाएं आपको, हमने यही बता रहे थे। और यदि हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मिनिमम की, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर, और असम में कुल कितनी सीट है? तो असम में है कुल 7 सीट। ठीक, असम को छोड़कर सभी राज्यों में 1 सीट है। ठीक, और लाइन चेंज करके लिखना, तथा गोवा में भी राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 1 है। तथा गोवा में भी राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 1 है। ठीक, अगला देखिए, ये तो बात हुआ किसकी? राज्यों की। लेकिन अब हमें और क्या बात करनी है? जो यूटीज में गई हैं 4 सीटें, कहां गई हैं? यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, अगर हम बात करें यूटीज की, तो हमने बताया कि यूटीज में कुल सीटों की संख्या कितनी है भैया? 4 है। कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। और 4 सीटों में 2 ही यूटीज में सीटें हैं, एक है दिल्ली में और दूसरा है किसमें? पुडुचेरी में। एक है दिल्ली में और दूसरा क्या है? पुडुचेरी में। और दिल्ली में कुल सीटें हैं 3 और पुडुचेरी में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। यही है राज्यसभा के सीटों की स्थिति। यही है राज्यसभा के सीटों की स्थिति। आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो पहली महिला कौन थी जिसका पहली बार राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी, मतलब मनोनयन हुआ था? वो पहली महिला कौन थी? क्या किसी को नाम पता है? मैं इंतजार करूंगा। उस प्रथम महिला का क्या नाम है जो सबसे पहली बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी? देखते हैं किसका कमेंट आता है। अभी मैं बताता हूं कुछ देर बाद। ठीक, अब अगली हेडिंग डालिएगा। सीटों की स्थिति आप समझ गए होंगे, आपको डाटा याद करना होगा। अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिए, राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं। राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं, अगली हेडिंग डालिएगा और बताइए उस महिला का क्या नाम था। उस महिला का क्या नाम था? किसी का आया कमेंट? अरे बहुत फेमस है, वो एक्ट्रेस थी, ये भी बता दे रहे हैं, वो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी।
बताइए। उनका नाम था नरगिस दत्त। संजय दत्त सब जानते होंगे संजय दत्त को, उन्हीं की मदर हैं नरगिस दत्त। और नरगिस दत्त वो महिला थी जिन्हें सबसे पहली बार राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेशन हुआ था, मनोनयन हुआ था। वो महिला कौन थी? नरगिस दत्त थी। अगली हेडिंग डालिए, राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं। सदस्यों की अर्हताएं, ठीक, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जब कोई राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा। ठीक, आप सबको वैसे बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बस एक चीज याद करनी है और वो होती है उम्र। बाकी आप सबको पता होगा कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन होती है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन जो तीसरी कंडीशन होती है वही इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में वही पूछी भी जाती है, और वो होती है क्या? उम्र। वो क्या होती है? उम्र होती है। और उम्र कितनी वर्ष होती है? तो उम्र होती है भैया 30 वर्ष। उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक, अब एक बात आती है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है यदि आपसे यह पूछा गया। ठीक, यदि हम बात करें किसकी? कार्यकाल की, तो कार्यकाल इसका होता है कितना? कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, और यह भी आपको पता होगा, लिख लीजिएगा चाहे, लिखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होते हैं। देखिए, मैं इस बात को समझा देता हूं कैसे होता है यह पुनः निर्वाचन। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारी राज्यसभा होती है, हमने कहा वो कभी भंग नहीं हो सकती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये राज्यसभा है हमारी, ये हमारी क्या है? राज्यसभा है, जो कुछ सदस्यों को से मिलकर बनी हुई है। ये मान लीजिए इसके 3 पार्ट हैं। तो होगा क्या, मान लीजिए एग्जाम्पल ये है कि हम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या करते हैं 600, ठीक है, 300 करते हैं, 300 कुल सदस्य हैं। ठीक, तो होगा क्या कि सदस्यों को ऐसे रखा गया है कि 2 साल बाद ये जो 100 सदस्य होंगे, ये वाले, जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगा, जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगा, तो इन 1/3 मतलब यही हुआ ना, ये 100 सदस्य हुए 300 में, ये 100 हुए, ये 100 हुए ये वाले, और 100 हुए ये वाले। तो जैसे ही 6 साल कंप्लीट होगा तो ये वाले क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। इनका 6 साल कंप्लीट हो गया होगा, और जैसे इनका कंप्लीट होगा तो अगले 100 जोड़ दिए जाते हैं। अब ये संख्या क्या हुई है? समाप्त हो गई है। इनका 6 साल कंप्लीट हो गया था, इस वजह से अगला 100 जोड़ दिया गया। अब होगा क्या कि जब इनका 6 साल कंप्लीट होगा तो अगले 2 साल बाद फिर क्या होगा? ये 100 जोड़ दिए जाएंगे। अगले देखिए 2 साल पे नहीं होता, हर साल होता रहता है। ठीक, हर साल होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष, ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर होता क्या है कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कंप्लीट हो चुका होता है।
इसीलिए एक हिस्सा गायब होगा तो अगला हिस्सा जुड़ जाता है ऑटोमेटिक, फिर से अगला हिस्सा जुड़ेगा तो अगला हिस्सा हट जाएगा। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिस वजह से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी विघटन नहीं हो सकता, इसीलिए ही इसे क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस बात को अगर समझ गए हूं तो बताइएगा। अगली हेडिंग लिखिएगा चुनाव प्रणाली। अगली हेडिंग लिखिएगा चुनाव प्रणाली। हम आपको आज सोच रहे हैं कुछ अच्छी बातें बता दें चुनाव से संबंधित। ठीक, चुनाव से संबंधित आप क्या बता सकते हो, चुनाव कितने प्रकार से होता है? लिखिएगा चुनाव प्रणाली। आप सबको पता है वैसे राज्यसभा का चुनाव प्रणाली कैसे होती है, प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है? पहले तो आप यही बताइएगा। चुनाव प्रणाली क्या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है? बताइएगा। और वोटिंग कौन करता है? चलिए हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे ये आंसर आप सबका पता है कि सबका आएगा और आसान भी है आंसर। चुनाव प्रणाली सबको पता होगा कि हमेशा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव प्रणाली हमेशा कैसी होती है, अप्रत्यक्ष होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि राज्यसभा के सदस्यों को वोटिंग या वोट देता कौन है? वोटिंग देता कौन है, वोटिंग करता कौन है, आपको यह बतलाना है। बताइए, वोट कौन देता है? किसी को पता है? जो राज्यों के विधायक होते हैं, विधायकों द्वारा। जो एमएलए होते हैं वही वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। अब आपके एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या केवल राज्यों के विधायक ही वोट देंगे? आप बताइए, क्या यूटीज के विधायक वोट नहीं देंगे? आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा और आना भी चाहिए। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे तो नहीं पता, आप बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है ये बात। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, मेरा नहीं आप सबके दिमाग में आया होगा, क्या सर यूटीज जो हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या उनके विधायक इस चुनाव प्रणाली में शामिल होंगे या नहीं होंगे? बताइए। और यदि होंगे तो कौन होंगे, और यदि नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। मैं कमेंट को रीड करूंगा और आंसर याद करूंगा, देखूंगा कि सबसे पहले आंसर किसका आया था। देखिए, विधायकों द्वारा मैंने कहा चुनाव प्रणाली में जो एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में विधायकों द्वारा वोटिंग करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। परंतु जो सवाल आपके दिमाग में आया है उसका बहुत बेसिक सा जवाब है कि सर जिस राज्य में विधानसभा है, यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वहां पर राज्यसभा की सीटें भी होंगी, और यदि राज्यसभा की सीटें हैं तो वो लोग वोटिंग में हिस्सा जरूर लेंगे। तो इसका मतलब है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें थी? तो भैया वो तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक था दिल्ली और दूसरा था पुडुचेरी। और आप सबको पता है कि ये दोनों ही केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा भी है, और विधानसभा है तो वहां पर राज्यसभा की सीटें भी हैं, और यदि राज्यसभा की सीटें हैं तो वोटिंग तो वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा फिर से कि सर क्या जम्मू कश्मीर पे ये कंडीशन अप्लाई होगी? तो हम आपको बतला दें कि जम्मू कश्मीर राज्य था तो उस टाइम तो राज्यसभा की सीटें भी थी, वहां पर विधायक भी थे।
यहाँ तक कि वो वहाँ पर विधान परिषद भी था। लेकिन जब से यूटीज बन गई है अभी वहाँ पर विधानसभा स्थापित की ही नहीं गई है, वहाँ भी विधानसभा नहीं बनी है। तो जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा ये अभी हम नहीं बता सकते। इन फ्यूचर जो भी होगा जम्मू कश्मीर में वो देखा जाएगा। लेकिन यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। हाँ, ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं होगी, ये बतलाया गया है। लेकिन उनको क्या क्या पावर दी जाएगी अभी इसे डिसाइड नहीं किया गया है। वैसे जो पावर बाकी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा को मिली है वही इन्हें भी मिलेगी, परंतु अभी विधानसभा का गठन ही नहीं हुआ है तो हम कुछ पहले से ही कह नहीं सकते। इसीलिए याद होगा जब मैंने राष्ट्रपति को वोटिंग कराई थी तो वहां पर भी मैंने केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी को ही लिखवाया था, ना कि जम्मू कश्मीर को। बातें क्लियर है? ठीक। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए और मैं यहीं पर क्लास को आज रोकूंगा भी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। ठीक, तो आज क्लास यहीं पर रोकेंगे। आज की ये हम लोगों की स्टूडियो में ये लास्ट क्लास है तो बहुत लेट भी हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन हम देंगे आपको जो आपके सब्जेक्ट से ही मैटर होगा लेकिन आपके लिए एकदम नया होगा और ये आप कल क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं इसे बतलाऊंगा और आप सबको लिए ये एक नया टॉपिक होगा। मुझे ये जानना है कि चुनाव कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है। अभी तक हम लोग व्हाइट बोर्ड या प्रोजेक्टर बोर्ड पे लिख रहे थे तो वहाँ पे राइटिंग कुछ और थी। ठीक, डिजिटल बोर्ड में थोड़ी राइटिंग को लेकर अभी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जैसे हम लोग इस पर काम करेंगे राइटिंग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अभी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि नया है हम सभी के लिए। ठीक, तो आपको यही बताना है कि चुनाव कुल कितने प्रकार से होता है। ठीक, चुनाव कुल कितने प्रकार से होता है और दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों का आपको उदाहरण बताना है। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जानकारी का विषय है। तो हम आपसे कल मिलेंगे फिर से 8 बजे। धीरे धीरे क्लासेज को अपने रिदम में आने में 1-2 दिन लगेगा। आप लोगों को भी लगा होगा क्लासेस शायद पॉलिटी की बंद कर दी जाएंगी, बट बंद नहीं की जाएगी। सीरीज मैंने कही है तो सीरीज पूरा कंप्लीट होगा, पॉलिटी का होगा। बाकी जैसे मैंने कहा है और एक अनाउंसमेंट मेरी तरफ से है, पूरी फैकल्टी की तरफ से है। मैंने दोपहर की क्लास में 2 बजे वाली क्लास में मैंने बताया भी था कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको यूपी स्पेशल क्लास प्रोवाइड की जाएगी और उसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। आपको पूरा यूपी आपको कराया जाएगा। मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरे यूपी को। और योगी जी ने जो एक स्लोगन दिया था कि यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। ठीक, तो हम आपको पूरा यूपी दिखाएंगे। यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी का इतिहास पाषाण काल से लेकर देश की आज़ादी तक 10 दिन तक तो हम केवल यूपी का इतिहास पढ़ाएंगे और उसी से आपको पता चल जाएगा कि हम यूपी को कितना अंदर तक पढ़ेंगे। एक एक जिले को खंगालेंगे, 75 जिले को पढ़ेंगे हम, किसी भी जिले को नहीं छोड़ेंगे। उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में या राज्यसभा में कितनी बड़ी भूमिका होती है। सरकार बनाती है यूपी, सरकार गिराती है यूपी। यूपी का जितना भूगोल होगा, भौगोलिक स्थिति होगी, जलवायु होगा, नदियां होगी, पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, झील होंगी, मृदा होगी, सिंचाई, फसल होंगी, यातायात होगा, पशुपालन, वन, वनस्पतियां, जनजातियां और प्लस 2 साल का यूपी का करंट अफेयर्स, जितने भी यूपी में योजनाएं आई हैं, जितने भी यूपी में ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, बजट होगा 2019-20 का, पुरस्कार सम्मान, जितना भी यूपी का करंट होगा
ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और कंडीशन ये है कि यह वीडियो केवल तो केवल आपके मोबाइल ऐप पर प्रोवाइड की जाएंगी, आपके यूट्यूब पर इसका कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। पूरी सीरीज कराऊंगा मैं यूपी का, और इसके बाद यूपी कंप्लीट करने के बाद एक एक स्टेट को लेकर मैं चलूंगा। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद दिल्ली, राजस्थान, एमपी, ऐसे पूरा इंडिया कंप्लीट करेंगे। तो इस मुहिम में आप लोग जुड़िए, मोबाइल ऐप पर आइए और वहाँ पर यूपी स्पेशल की क्लासों को अच्छे से एंजॉय करिए। और यह यूपी स्पेशल, चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो यूपी स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये यूपी स्पेशल की क्लास रामबाण होगी। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में कल दोपहर 2 बजे पॉलिटी के एमसीक्यू सेक्शन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।